टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर रहा करती थी। मामा, कितनी देर से बारिश हो रही है ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। ऐसे तो हमारा घर टूट जाएगा। अरे नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। टुनटुनी ने इतना कहा ही था कि तभी बहुत जोरों की हवा चलती है और उसका घर पेड़ से नीचे जा गिरता है। मुझे बहुत जोरों की चोट लग गई। हे भगवान, मैंने क्या किया था जो मुझे ये दिन दिखा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे मैं बचा लूंगी, तू बिल्कुल घबरा मत। टुनटुनी जैसे तैसे करके अपने बच्चे को बचाती है। हे ऊपर वाले, इतनी घनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेकर। तभी उसे रिंकी कबूतरी जाते हुए दिखाई देती है। अरे रिंकी बहन, कहाँ जा रही हो? अरे मीनू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। यहाँ पास में जो इतने मोटे तने वाला बरगद का पेड़ है, सारे पक्षी उसी में सहारा लेने जा रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना। इतना कहकर रिंकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। रिंकी बहन ने सही कहा, मुझे वहाँ जाना चाहिए। टुनटुनी अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर जाती है जहाँ सारे पक्षी एक बरगद के पेड़ में सहारा लिए हुए थे। क्या आप लोग मुझे भी यहाँ सहारा देंगे? मेरा घर बारिश में टूट गया है। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम देख नहीं रही हो, ये पूरा भर चुका है और अगर इसमें एक भी पक्षी और आया तो हम में से कोई बाहर गिर जाएगा। अरे टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, देखो अंदर कितनी जगह है। ये कालू तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा रिंकी, अगर तुम्हें इतनी ही टुनटुनी की चिंता है तो तुम यहाँ से बाहर जाओ और उसे अंदर भेज दो। कालू की बातें सुनकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। वो अपना सहारा खोज ही रही थी कि तभी उसे एक साधु दिखाई देते हैं, पर वो तो दलदल में फंसे जा रहे थे। अरे बाबा जी, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे हाथ दीजिए। टुनटुनी चील बाबा की मदद करके उसे वहाँ से निकाल देती है। अरे बिटिया, इतनी बारिश में तुम क्या कर रही हो? वो बाबा, मेरा घर टूट गया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। पर बाबा, आपकी कुटिया तो काफी मजबूत दिखाई देती है। और तो और इतनी तेज बारिश में ये जैसे का तैसा ही है। बाकी सारे पक्षियों का तो घर गिर गया, पर आपकी ये कुटिया वैसे ही है। अरे बिटिया, ये पुराने जमाने के घर बनाने के तरीके हैं। इस तरह के घर को बांस से बनाया जाता है और वो काफी मजबूत भी होते हैं। बाबा, पर आपने इसे बनाया कैसे है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? बिटिया, तुम पहले खूब सारे बांस इकट्ठे करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। टुनटुनी बाबा से बांस का घर बनाना सीखती है। बाबा, आपका धन्यवाद, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। टुनटुनी वहाँ से बाबा को अलविदा कहकर चली जाती है और अपने गांव वापस आकर वो बांस का घर बनाना शुरू करती है। उसने बाबा से जैसे जैसे सीखा था वो वैसे वैसे करके अपना घर बना लेती है। अगली बार जब बहुत तेज बारिश होती है तो सभी पक्षी टुनटुनी के घर में आकर उससे सहायता मांगते हैं। उन्हीं में से एक कालू कौआ भी था। अरे टुनटुनी, सुना है तुम्हारा बांस का घर बहुत मजबूत है। देखो ना, इस बारिश में मेरा घर टूट गया है। क्या मैं भी तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? वहाँ खड़ी रिंकी कबूतर कालू से कहती है,
कालू, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने टुनटुनी को बरगद के पेड़ में सहारा नहीं दिया था? टुनटुनी बहन, मुझे माफ़ कर दो। कालू भाई, बात मदद की नहीं है, बस आप सारे ज़रूरत में पड़े पक्षियों की मदद करना सीख लो। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। हाँ बेटे, ला रही हूँ। 2 मिनट रुक तो। मीनू अपने बेटे के लिए खाना ले जाती है। वो खाना देखते ही माँ, ये क्या है? मुझे ये सब नहीं खाना, मैं ये सब नहीं खाऊंगा। बेटे, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कहते। हमें ये सारी शाक सब्जियां ही खानी चाहिए। इसे खा के हम बहुत सेहतमंद रहेंगे। माँ, मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है, मुझे नहीं खाना ये सारे घास फूस। मुझे पिज़्ज़ा दो, मुझे पिज़्ज़ा दो। चीकू की इतनी ज़्यादा ज़िद देखकर मीनू को उसके लिए पिज़्ज़ा लाना ही पड़ता है और वो पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाता है। हर रोज़ की तरह इस दिन भी चीकू खूब सारी बाज़ार की चीज़ें खाकर घर लौटता है। घर पहुंचते ही वो ज़ोरों से चिल्ला उठता है, मामा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। ये सुनते ही मीनू दौड़कर चीकू के पास जाती है। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? माँ, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा रुक, अभी डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके बुलाती हूँ। मीनू घबराकर डॉक्टर कबूतर को फ़ोन करती है और उसे बुलाती है। अरे मैडम, आपके बेटे को तो बहुत ज़ोर का फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसे बाहर का खाना खाने से सख्त मना करिए। इसे घर की शाक सब्जी बना कर दीजिए, उसी से इसकी सेहत में कुछ सुधार आ सकता है। क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं इसे इतना कहती हूँ कि शाक सब्जियाँ खाया कर, पर इसके ज़रा सी बात समझ में नहीं आती। अच्छा मैडम, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो यही हाल है। ये मैं कुछ दवाएं लिख दे रहा हूँ, आप इसे 2 सुबह और 2 शाम खिलाया कीजिए। दिन बीत जाते हैं लेकिन चीकू की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। इसी तरह एक दिन, कोई है बेटा जो मुझे खाने को देगा? मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मीनू उस बूढ़ी चिड़िया की आवाज़ सुनती है तो झट से बाहर आती है और उसे कुछ खाना दे देती है। वो बुढ़िया खाना देखकर बहुत खुश होती है और मीनू से कहती है, बेटा, तुमने इस गरीब की मदद की है, भगवान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरे पास भी कुछ चीज़ है तुम्हें देने के लिए, इसे पकड़ो, अपने पास ही रखना। ये क्या है अम्मा? ये कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं है, ये जादुई मसाला है। इसे तुम किसी भी सब्ज़ी में डालोगी तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाएगा और उसे खाने वाला उंगलियां चाट कर खाएगा। मीनू जैसे ही मसाला हाथों में लेती है, वो समझ जाती है कि ये मसाला चीकू के काम तो ज़रूर आएगा। वो सब्जियां बनाती और उसमें वो जादुई मसाला डाल दिया करती। उस जादुई मसाले से सब्जियों का स्वाद इतना बढ़ गया था कि चीकू उंगलियां चाट कर खा रहा था और धीरे धीरे देखते देखते चीकू की तबीयत में सुधार आ जाती है। और फिर मीनू उससे कहती है, देखा बेटे, बाहर का खाना खाने का नतीजा, तुम कितने बीमार पड़ गए थे। माँ, अब से मैं जादुई मसाला के बगैर सब्जियां खाऊंगा, मुझे हेल्दी रहना है।
इस तरह चीकू बाजार की चीज़ें छोड़कर शाक सब्जियां खाना शुरू करता है। स्वीटी बेटा, उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई, उठ जा, नहा धो ले और नाश्ता करने आ जा। उफ़ो, कौन है? कौन उठा रहा है मुझे? सोने दो मुझे, मुझे और सोना है। बेटा, बस मैं तुझे नाश्ते के लिए उठाने आई थी। अरे चुप बुढ़िया, मुझे नहीं खाना, जा यहाँ से, मुझे सोने दे। स्वीटी बहुत बिगड़ैल लड़की थी। उसके पिताजी ने 2 शादियां की थीं। उसकी पहली पत्नी स्वीटी को जन्म देते ही चल बसी थी। जब दूसरी पत्नी घर में आई, उसने पूरे घर को संभाल लिया, को अपने बच्चे की तरह पाला। पर स्वीटी का रवैया कभी उसके साथ अच्छा नहीं रहा। स्वीटी की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम टीना था। टीना भले ही उसकी सौतेली बहन थी, पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा। वो स्वीटी को सगी बहन से भी बढ़कर मानती थी। स्वीटी उससे हमेशा परेशान करती और अपने पिता के सामने उसकी शिकायतें लगाती। पिताजी देखिए, इस टीना ने तो मेरा सारा सामान और कपड़ा बिखेर कर रख दिया और मेरी इतनी कीमती जूती को तोड़ दिया। बेटा रो नहीं, मैं अभी टीना से पूछता हूँ। टीना, कहाँ हो? जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने स्वीटी का चप्पल क्यों तोड़ा? तुम उसकी सारी चीज़ें क्यों बर्बाद करती हो? तुम्हारा व्यवहार स्वीटी के साथ इतना बुरा क्यों होता है? वो तुम्हें कितना चाहती है और तुम्हारा व्यवहार उसके साथ हमेशा सौतेले वाला होता है। पर पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्वीटी का सारा सामान कहाँ रखा रहता है। पिताजी, ये झूठ कह रही है, इसने ही मेरे सारे सामान को तोड़ा है, झूठी कहीं की। इसी प्रकार स्वीटी टीना को अपने झूठे जाल में फंसाती। उसके पिता भी उसी की झूठी बातों में आ जाते, क्योंकि उसकी कोई अपनी सगी माँ नहीं थी। टीना बेचारी कुछ न बोल पाती और अपने पिता के पीछे वो उसे चिढ़ाती और ताने मारती। हा हा हा, कैसा लगा? मज़ा आया? तुम दोनों माँ बेटी ने क्या सोचा था कि तुम दोनों मिलकर बाबा को बहला फुसलाकर मुझसे दूर कर दोगी? हाँ, ये तो कभी मैं होने ही नहीं दूंगी। नहीं स्वीटी, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही समझा है। चल चल, रहने दे। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। जा, मेरे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करके ला। टीना बेचारी दिल की बहुत साफ थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो बेचारी उसके सारे काम कर देती। वो बेचारी दाने की तलाश में अकेले ही घर से बाहर निकल जाती है। दाना ढूंढते ढूंढते उसे बहुत देर हो जाती है, पर फिर भी एक भी दाना उसे नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसे बहुत तेज़ प्यास लग जाती है, पर आसपास उसे कोई नदी या तालाब नहीं दिखता और शरीर में कम पानी होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। पता नहीं टीना बेटी कहाँ चली गई है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहाँ गई होगी? किससे पूछूं? स्वीटी बेटा, क्या तुमने मेरी टीना को देखा है? मुझे क्या पता, कहीं गई होगी। पहाड़ में जाएं आप लोग। वैसे भी उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं कि कोई उसे पसंद करके ले जाए। अब दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरा जीना हराम कर रखा है। तू ऐसे मत बोल बेटा, तू मेरी मदद कर दे उसे ढूंढने में। वैसे भी तेरे पिताजी घर पे नहीं है, मैं क्या करूँगी अकेले, कैसे ढूंढूंगी उसे? ये सब मुझे नहीं पता, मैं क्यों ढूंढूं? मेरे ये सब उसका बाप खड़ा सुन रहा था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। स्वीटी, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? पिताजी, मैं तो तुमसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। क्या हुआ टीना को? कहाँ है वो? चलो हम मिलकर ढूंढते हैं उसे। जी चलिए। मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, सुबह से शाम होने को आ गई, पर अभी तक वो घर नहीं लौटी। फिर वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। एक पहाड़ के पास पहुंचकर उन्हें टीना दिखती है। वो बेहोश थी। वो उसे उठाकर घर ले आते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। वो ठीक हो जाती है। स्वीटी, मैं तुम्हें आज तक ही समझता आया था। मुझे लगा तू बिन माँ की बच्ची है और मुझे तुझ पे तरस आता था। मुझे ये लगता था कि तेरी सौतेली माँ तेरे साथ बुरा व्यवहार करती है,
पर आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। मैंने टीना को कितना डांटा, कितना गलत समझा। उसने तो कभी तुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, उल्टा तेरा कहा ही माना। क्यों स्वीटी, तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी, मुझे टीना के पैदा होने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि उसके प्रति आपका प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा। माँ को खोने के बाद मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहती थी। स्वीटी, जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ही टीना भी मेरी बेटी है और तुम दोनों मेरी नज़रों में बराबर हो। फिर तूने ऐसा कैसे सोच लिया? तेरी माँ के गुजरने के बाद तेरी नई माँ ने ही तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगी। तुझे माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी माँ और अपनी बहन से मांगनी चाहिए, क्योंकि तूने उनके साथ बहुत गलत किया है। जी पिताजी, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आप दोनों से कैसे माफ़ी मांगूं? माँ, मुझे माफ़ कर दो, और टीना, तू भी मुझे माफ़ कर दे। फिर स्वीटी को अपने किए पे पछतावा हो जाता है।